Hello everyone, welcome to my channel UPSC with लवीशा. This is लवीशा, your UPSC mentor. और आज की मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में हम कवर करेंगे फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, थ्योरीज एंड सेशन. इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आईएनसी की वर्किंग को समझने के लिए और कैसे आईएनसी ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाया उसको समझने के लिए. स्टार्ट करते हैं. आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी फाउंडेशन हुई 1885 के अंदर. कहां पर स्टार्ट हुई? बॉम्बे. आईएनसी के जो स्टार्टिंग के मोटिव्स थे और जो आईएनसी के बाद में चलकर मोटिव्स बने उनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है. बिकॉज आईएनसी बनाई किसी अलग पर्सपेक्टिव से गई थी, लेकिन बाद में आईएनसी ने अपनी चीजों को काफी ज्यादा चेंज किया. ये स्टार्टिंग में सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको किसने बनाया था? एओ ह्यूम ने बनाया था. और किस चीज के लिए बनाया था? ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए ही इसको बनाया था. आईएनसी के अंदर अलग अलग एजुकेशनिस्ट इंडिया भर से सभी एक जगह पर कंबाइन हुए जिन्होंने अपने अपने व्यूज रखे इंडियन की स्ट्रगल्स को देखते हुए, इंडिया के स्ट्रगल को देखते हुए, और फिर उन्होंने आगे सभी चीजों को प्रोसीड किया. पहले देखते हैं आईएनसी की फाउंडेशन कैसे हुई, फिर आईएनसी की वर्किंग को देखेंगे. आईएनसी की फाउंडेशन हुई एओ ह्यूम, जो क्या थे? एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे. उन्होंने इस चीज का आइडिया रखा. ऐसा नहीं था कि आईएनसी के बनने से पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बनने से पहले कोई और पार्टी इंडिया के अंदर नहीं थी. नहीं, बहुत सारी पार्टीज इंडिया के अंदर ऑलरेडी थी. और जो आईएनसी के अंदर जो मेंबर्स आए उनकी खुद की बहुत सारी पार्टी थी. दादा भाई नारोजी की पार्टी थी, आपको VCWC बनर्जी की भी पार्टी थी, सबकी पार्टीज थी. लेकिन सभी में प्रॉब्लम क्या थी कि सभी पार्टीज किसी ना किसी पॉलिटिकल एरिया के अंदर थी. महाराष्ट्र के अंदर अलग पार्टी काम कर रही थी, गुजरात के अंदर अलग कर रही थी, और इधर नॉर्थ की साइड यूपी यूनाइटेड प्रोविंसेस की साइड अलग पार्टी काम कर रही थी. जब एक आइडिया क्लिक हुआ कि यस सबको कंबाइन करते हैं और एक ऑल इंडिया, ऑल पैन इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं, जिसकी वजह से आईएनसी का आइडिया आया और आईएनसी को बनाया गया. अब मेनली फाउंडर किसको बोला जाता है? एओ ह्यूम को बोला जाता है, जो एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट ही थे और इंग्लिश के लिए ही काम करते थे. आईएनसी का पहला सेशन जहां पर इसकी फाउंडेशन रखी गई वो हुआ बॉम्बे के अंदर. कब हुआ? दिसंबर 1885 के अंदर हुआ. पहले ये सोचा गया था कि जो सेशन होगा वो पूना के अंदर होगा, लेकिन पूना के अंदर उस टाइम पर कोलेरा आउटब्रेक चल रहा था, इसलिए सेशन को शिफ्ट करके सेशन फाइनली कहाँ हुआ? मंडे को हुआ, 28 दिसंबर 1885 को हुआ. और लोकेशन क्या थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे. अब कुछ थ्योरीज हैं जो आईएनसी को लेकर हैं, कंफर्म कभी कोई नहीं हुई, पर सभी थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं और मेंस में पूछी भी जाती है. वो बाद में देखेंगे, पहले एक बार ऑब्जेक्टिव्स और देख ले. ऑब्जेक्टिव्स में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि पहले प्रेसिडेंट कौन बने कांग्रेस के? WC बनर्जी बने. और कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव सिंपल था कि नेशनल यूनिटी को मेंटेन करना है. जितनी भी इंडिया की एजुकेटेड क्लास थी, जो इंडियंस एजुकेटेड थे, उनको एक जगह कंबाइन करके उनसे व्यूज कलेक्ट करने हैं. जो उनके व्यूज होंगे इंडिया के स्ट्रगल को लेकर, उनको कलेक्ट करना है. इंडिया के अंदर डेवलपमेंट की बात करनी है. जब आईएनसी बना, जब उनके अंदर भी ये मोटिव नहीं था कि उनको इंडिया को ब्रिटिशर से आजाद करना है, वो मोटिव भी उनके अंदर बाद में आया. पहले उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था. उनका सिर्फ मोटिव था कि पब्लिक के इंटरेस्ट में आईएनसी काम करेगी. अब थ्योरीज की बात करते हैं. सबसे फेमस थ्योरी है सेफ्टी वॉल थ्योरी. सेफ्टी वॉल थ्योरी सबसे ज्यादा, इस थ्योरी के बारे में किसने बोला था? लाला लाजपत राय ने बोला था. लाला लाजपत राय ने सबसे ज्यादा इस थ्योरी को हाईलाइट किया था. और इस थ्योरी का मतलब सिर्फ इतना था कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एओ ह्यूम थे उन्होंने कांग्रेस का फॉर्मेशन क्यों कराया? इसलिए नहीं कराया कि वो इंडिया के लिए काम करे या इंडिया के पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, नहीं. बिकॉज वो एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे. उनका मानना ये था, ये प्लानिंग थी बाकी ब्रिटिशर्स की और उनकी, जो उन्होंने एग्जीक्यूट की, कि उस टाइम पर आप देखोगे तो उस टाइम पर बहुत सारे रिवॉल्ट्स चल रहे थे. लोग बिल्कुल परेशान हो चुके थे ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से. काफी सारे रिवॉल्ट्स थे. ट्राइबल्स अपना रिवॉल्ट कर रहे थे, पीजेंट्स अपना कर रहे थे, सभी क्लासेस अलग अलग कर रही थी, जिनसे अब ब्रिटिशर्स भी परेशान हो चुके थे. तो उनको ऐसा था कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया लेवल के ऊपर सेटअप हो जाएगी तो ये चीजें
थोड़ी कम हो जाएंगी। और उन्होंने अपने इंटरेस्ट की वजह से एओ हिम को बोला था कि आप इस चीज की फॉर्मेशन कराओ, और ये उनका सेल्फ इंटरेस्ट था, ना कि इंडिया के फेवर में। बट उनको इस बात का आइडिया नहीं था कि ये सेम कांग्रेस बाद में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जुड़ जाएगी और बाद में इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये थी आपकी सेफ्टी वॉल थ्योरी। उसके अलावा था एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जिसको किसने सामने रखा? राजनीपाल में दत्त ने। इनका मानना था कि एक कॉन्स्पिरेसी है, एक जो हिंदी में कहते हैं ना षड्यंत्र है, चाल है, जो भी आप बोलना चाहो, एक कॉन्स्पिरेसी है कि जिसकी वजह से इंडियंस का ध्यान भटक जाए और इंडियंस जो फिलहाल रिवॉल्ट्स कर रहे हैं, फिलहाल जो उनके अंदर एग्रेशन है, वो उसको कम कर देंगे और इस पॉलिटिकल लाइन के अंदर आ जाएंगे। बिकॉज एट लास्ट कांग्रेस क्या थी? एक पॉलिटिकल पार्टी ही थी, आज तक भी है, कि इस पॉलिटिकली वो एक्टिव हो जाएंगे और जो एग्रेशन आज के टाइम पर है वो चला जाएगा और उसकी वजह से ब्रिटिशर्स आराम से इंडिया को कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसा इनका व्यू था। अब फिर एक थ्योरी आती है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको सामने रखा गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी थे, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज रखी। उन्होंने सामने ये रखा कि हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस का फॉर्मेशन इसलिए होने दिया ताकि उनके लिए चीजें आसान हो सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए और सारे इंसान सब कुछ पॉलिटिकली एक्टिव हो जाए और उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, रिवोल्ट्स और जितने भी रिबेलियंस हो रहे थे वो सब कुछ बंद हो जाए। बट हम फिर भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज हम एओ हयूम के पीछे छुप कर इंडिया के लिए काम कर सकते हैं, इंडिया को फेवर कर सकते हैं और इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। और जब तक ब्रिटिशर्स हमारी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, जब तक हमारे लिए बेनिफिट है, बिकॉज वो हमारी चीजों के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे और हम इजीली अपनी सारी चीजों को आगे तक बढ़ा सकते हैं। और उनका मानना था कि हमें एओ हिम की इंटेंशन पता होते हुए भी हम उनको एज अ लाइटनिंग कंडक्टर यूज करेंगे। बिकॉज लाइटनिंग कंडक्टर को अगर आप फिजिक्स में देखोगे तो उनको जिस चीज के लिए यूज किया जाता है उसी वजह से ये नाम दिया गया लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ताकि वो एज अ सेफ्टी एओ हिम का नाम यूज कर सके और नीचे ही नीचे इंडिया के लिए, इंडिया के बेनिफिट के लिए, इंडिया के फेवर में काम कर सके। अब आते हैं इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस। देखो, वैसे तो आईएनसी के हर साल सेशंस होते थे 1885 से लेकर 1948 तक। सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट सब में से कुछ भी याद ना हो वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो इम्पॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। आपको सभी सेशंस में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? कौन सा ईयर था, सेशन की लोकेशन क्या थी, प्रेसिडेंट कौन थे, प्लस उस सेशन के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था। कुछ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़े लेस इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं थे वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। पहला सेशन ईयर 1885, प्लेस था आपका मुंबई। पहले प्रेसिडेंट कौन बने कांग्रेस के? डब्ल्यूसी बनर्जी बने। आउटकम क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। पहले सेशन के अंदर कितने पर्सन थे? 72 थे टोटल, जिसमें से 54 हिंदूज थे, 2 मुस्लिम्स थे और जो रिमेनिंग थे वो जैन और पारसी थे। जिसमें से पारसी आप बात करेंगे तो आपके दादा भाई नारोजी थे। वाइस रॉय कौन थे उस टाइम पीरियड के अंदर? इंडिया के लॉर्ड डफरिन। अब बात करते हैं 1886 सेकंड सेशन, प्लेस कैलकाटा। प्रेसिडेंट कौन बने? दादा भाई नौरोजी बने। आउटकम क्या है कि अब कांग्रेस ने अपनी जगह जगह पर प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज को बनाना स्टार्ट कर दिया था, ताकि हर जगह की सिचुएशन को पता चल सके और हर जगह से वो सिचुएशन को पता चलाकर उस चीज का सोल्यूशन कर सके। फिर नेक्स्ट था 1887, प्लेस था मद्रास। प्रेसिडेंट कौन बने? बदरुद्दीन तैयबजी बने। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। बाद में एक टाइम पीरियड आया जब मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी कांग्रेस में, और ये एक टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड के अंदर हिंदू मुस्लिम यूनिटी बची हुई थी और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट है ईयर 1888, प्लेस इलाहाबाद। प्रेसिडेंट कौन बने? जॉर्ज ह्यूले। ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, फिर इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिफ्थ ईयर 1889, प्लेस अगेन बॉम्बे। प्रेसिडेंट कौन बने? सर विलियम वेडरबर्न।
आउटकम क्या आई, इसके अंदर से यहाँ से कांग्रेस ने चीजें स्टार्ट कर दी थी। यहाँ से वो एग्रीकल्चर के लिए काम करना स्टार्ट कर चुकी थी, एजुकेशन के लिए काम करना स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने कांग्रेस की वर्किंग के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था। फिर सेशन आता है इंपॉर्टेंट, ईयर 1901 का। कहाँ हुआ? कैलकाटा के अंदर हुआ। प्रेसिडेंट कौन से? दिनशा एडुल्जे वाचा। आउटकम्स क्या थी? ये पहला सेशन था जिसके अंदर महात्मा गांधी जी ने अपना अपीयरेंस दिया था कांग्रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब काफियों को ये डाउट होगा कि महात्मा गांधी तो 1915 के अंदर वापस आए थे इंडिया में। नहीं, वो बीच में एक बार पहले भी इंडिया वापस आए थे। फिर यहाँ से 1901 में जब उन्होंने अपीयरेंस दिया, उस टाइम पर ही वो एक लॉयर से मिले और उन्हें अफ्रीका की सिचुएशन पता चली और वो वापस अफ्रीका चले गए और वहां जाकर उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए काम किया और उसके बाद बैक टू 1915 के अंदर वो इंडिया वापस आए। फिर आती है बात ईयर 1905 की, जिसके अंदर, और हाँ सॉरी, 1901 में एक और मेन चीज सामने आई थी, रिजोल्यूशन ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर और फेमाइन के ऊपर। अब फेमाइन आपको पता ही है कि लोग भूख से मर रहे थे, एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ एक थ्योरी थी जिसको किसने सामने रखा था? दादा भाई नारोजी ने। उनका मानना ये था कि इंडियंस इतने बेवकूफ हैं कि इंडियंस का ही पैसा ब्रिटिशर्स अपने लिए भी यूज कर रहे हैं और इंडिया का पैसा ही ब्रिटिशर्स इंग्लैंड भेज रहे हैं, और जिसकी वजह से इंडिया का पैसा खत्म होता जा रहा है, इंडिया की इकोनॉमी खत्म होती जा रही है और इंडिया की वेल्थ का ड्रेनेज होता जा रहा है। तो ये थ्योरी थी, इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अपनी अपकमिंग क्लासेस के अंदर। फिर आती है बात ईयर 1905 की, जब प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। आउटकम क्या आई थी? इस टाइम पीरियड के अंदर स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। क्यों स्टार्ट किया गया था? बिकॉज 1905 के अंदर आपके वॉइस रहे थे लॉर्ड कर्जन, और उन्होंने क्या किया था? बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। उसके अपोज में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, और ये सेशन कहाँ हुआ था आपका? बनारस में, वाराणसी में। अब बात करते हैं ईयर 1906 की। प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नारोजी प्रेसिडेंट थे। ये भी किसके लिए था? मेनली किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। बिकॉज बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था उस टाइम पीरियड के अंदर, और उसका पार्टीशन इंडिया के ऊपर काफी मेजर इम्पैक्ट छोड़कर गया। बिकॉज हर चीज की स्टार्टिंग, ब्रिटिश रूल की स्टार्टिंग ही बंगाल से हुई थी, और एट लास्ट उस बंगाल का पार्टीशन हुआ ही, और आज बाद में जाकर वो बांग्लादेश अब तो बनी है। फिर बात आती है ईयर 1907 की। प्लेस था सूरत। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहा। इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहा कि इस सेशन के अंदर कांग्रेस का डिवीजन हो गया। कांग्रेस का डिवीजन हुआ, एक साइड मॉडरेट्स और एक साइड एक्सट्रीमिस्ट्स। एक्सट्रीमिस्ट के कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। इन तीनों ने अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया, ये एक्सट्रीमिस्ट में आ गए और उस साइड मॉडरेट्स बच गए। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की स्टोरी को, फेज को हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इतना देख लेते हैं, मॉडरेट्स वो थे जो सिर्फ पेन और पेपर से की हुई चीजों को प्रेफर करते थे, और एक्सट्रीमिस्ट वो थे जो काफी सारे मूवमेंट्स में बिलीव करते थे, रिवॉल्ट्स में बिलीव करते थे, रिबेलियंस के अंदर बिलीव करते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन है 1916 का। प्रेसिडेंट कौन थी? अंबिका चरण मजूमदार, और ये कोई लेडी नहीं थी, ये भी मैन ही थे। आउटकम क्या है इस चीज की कि 1916 तक कांग्रेस वापस, जो उसका डिवीजन हुआ था, वो वापस से रीयूनाइट हो गई थी यहाँ तक, और इस टाइम पीरियड तक आपकी मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन भी हो चुकी थी, गांधी जी भी वापस आ चुके थे। प्लेस था लखनऊ। फिर आता है ईयर 1917, जिसमें प्रेसिडेंट बनी एनी बेसेंट, जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की। सेशन कहाँ था? कैलकाटा था। कब था? 1917 के अंदर। नेक्स्ट सेशन इंपॉर्टेंट है 1920 का, जिसमें प्रेसिडेंट बने लाला लाजपत राय। प्लेस था आपका कलकत्ता का। काफी इंपॉर्टेंट आईएनसी का सेशन रहा। क्यों? बिकॉज 1919 के अंदर आपका जलियांवाला बाग वाला मस्कर हुआ था, खिलाफत मूवमेंट चल रही थी, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इस सेशन के अंदर पास की गई थी, जिसको गांधी जी ने लॉन्च किया था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रहा। फिर 1920 में ही एक दोबारा सेशन हुआ नागपुर के अंदर, जिसके प्रेसिडेंट कौन रहे? सी विजयाग्रवाचार्य। आउटकम क्या आई कि इसके अंदर जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था उसको काफी मैसिव सपोर्ट किया गया, और फॉरेन के जितने प्रोडक्ट्स थे, फॉरेन से रिलेटेड जितनी चीजें थी, ब्रिटिशर से रिलेटेड जितनी चीजें थी, सबको
बॉयकॉट किया गया। फिर सेशन आता है ईयर 1923 का, जिसके अंदर प्रेसिडेंट बने मौलाना मोहम्मद अली, जिनको यंगेस्ट पर्सन माना जाता है एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट। यहाँ पर आउटकम क्या आई कि 1923 तक आपकी जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी वो खत्म हो चुकी थी, और अब उसके बाद आगे की चीजें डिसाइड करनी थी, बिकॉज काफी लोगों को जेल भी जाना पड़ा था, और अब उनको आगे की चीजें, कांग्रेस को अपने आगे का प्रोपेगेंडा डिसाइड करना था। और उस टाइम तक इलेक्शंस की भी स्टार्टिंग हो चुकी थी, और कांग्रेस को ये भी डिसाइड करना था कि उनको इलेक्शंस के अंदर, जो इलेक्शंस ब्रिटिशर्स कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर चुके थे इंडिया के अंदर, उनमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। फिर आया ईयर 1924, जिसके प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी, और ये एक लौता ऐसा सेशन था, काफी जगह पूछा भी जाता है, भले ही महात्मा गांधी कांग्रेस के काफी इंपॉर्टेंट लीडर रहे, बट प्रेसिडेंट वो कांग्रेस के सिर्फ एक बार बने थे, वो भी 1924 के सेशन के अंदर, जो सेशन हुआ था बेलगांव में। ये सिर्फ ओनली एक ऐसा आईएनसी का सेशन था जहां पर महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट आया ईयर 1925, प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जिनको काफी इंपॉर्टेंट लीडर थी कांग्रेस की, और ये वैसे तो ये सेकंड वुमेन थी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, पर इंडियन फर्स्ट थी, बिकॉज जो एनी बेसेंट थी वो इंडियन नहीं थी। उन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काफी काम किया, काफी इंपॉर्टेंट रही, बट वो इंडियन नहीं थी। और ये सेशन हुआ कानपुर के अंदर। नेक्स्ट सेशन आपका आता है 1929 का, जो लाहौर के अंदर हुआ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। इसके अंदर प्रेजेंट थे जवाहरलाल नेहरू, जहां पर एक हिस्टोरिक चीज पास हुई, वो था पूर्ण स्वराज। इसी सेशन के अंदर एक डेट डिसाइड की गई थी कि इस सेशन के अंदर एक डेट डिसाइड हुई थी 26 जैन 1930 को हम पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे, और उन्होंने मनाया भी, कोशिश भी की, उस वजह से बिकॉज यहाँ से कांग्रेस ने स्टार्टिंग की थी कि अब तो हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हमें ब्रिटिशर्स का नाम भी इंडिया के अंदर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वो डेट डिसाइड हुई थी 26 जैन 1930 कि हम जब पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे। इसीलिए 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, और उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसको फोर्स में कब लाया गया 26 जनवरी को 1950 को। वो बिकॉज ऑफ दिस सेशन ही ऐसा था कि हम 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। नेक्स्ट है ईयर 1931, प्लेस है आपका कराची, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर आउटकम सही थी कि कांग्रेस अब सोशल इकोनॉमिक चीजों के ऊपर बात करने लग गई थी। इस ईयर में गांधी अरविंद पैक्ट भी हुआ था, जिसका कोई अच्छा कंक्लूजन नहीं निकला था। इसके अलावा इसी सेम ईयर के अंदर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा भी दी गई थी, और उनको फांसी भी हो गई थी मार्च 23, 1931। उसके लिए भी कांग्रेस ने काफी ज्यादा एप्रिसिएशन, उनकी करेज को अप्रिशिएट किया था। हालांकि उनको बचाया नहीं, बट अप्रिशिएट जरूर किया गया था, और सारी चीजों को शो किया गया था, और कांग्रेस ने कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बात की, कुछ राइट्स के ऊपर बात की। नेक्स्ट सेशन इंपॉर्टेंट आया ईयर 1936, जब प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मेन थीम इसका क्या था? वही कि इंडियंस की सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए, और कांग्रेस फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड भी कर रही थी ब्रिटिशर से। फिर सेशन आता है 1937 का, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, सेम। फिर ये प्लेस कहाँ पे था? फैजापुर प्लेस था, और ये 50th आईएनसी सेशन था। इसके अंदर कांग्रेस ने किसको रिजेक्ट किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था एक 1935 के अंदर, जो काफी इंपॉर्टेंट एक्ट था, काफी चीजें थी उस एक्ट में, जो बाद में कुछ चीजें उस एक्ट की हमने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एड ऑन भी की, उसको हम ब्रीफली अलग से डिस्कस करेंगे। तो उससे रिलेटेड चीजों को यहाँ पर कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था, और साथ में कांग्रेस ने अडल्ट सफरेज की बात भी इस सेशन के अंदर की थी। अडल्ट सफरेज मतलब जो आपका राइट टू वोट होता है, कि यस, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको राइट टू वोट होना चाहिए एक पर्टिकुलर एज के बाद। फिर आता है आपका ईयर 1938, प्रेसिडेंट कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। प्लेस क्या था? हरिपुरा, जो गुजरात के अंदर है। यहाँ पर एक नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप हुई, किसके अंडर हुई? जवाहरलाल नेहरू के अंडर हुई, और यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी कमिटमेंट को शो किया कि यस, उनको पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए। फिर 1939, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस रहे, और बट यहाँ पर वो ऐसे ही प्रेसिडेंट नहीं बन गए। यहाँ पर उनका क्लैश हुआ, किसके साथ? पताबी सीतारमैया के साथ उनका क्लैश हुआ, और इनको सपोर्ट कौन कर रहे थे?
गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे, बट उनको इलेक्शन में हराकर प्रेसिडेंट कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। और यही एक जगह थी जहां पर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का क्लैश देखा गया, और उसके बाद काफी उनके अंदर व्यूज के काफी डिफरेंसेस उनके अंदर आए। हालांकि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, बट फिर भी एक क्लैश को देखा गया, और इसके बाद ही सुभाष चंद्र बोस ने इस सेशन के बाद कांग्रेस को छोड़ दिया, और कांग्रेस से हटकर फिर उन्होंने बाद में वो कंट्री से बाहर गए, उन्होंने आईएनए की फॉर्मेशन की, फिर एक प्लेन क्रैश के अंदर उनकी डेथ हो गई। जो थ्योरीज हैं वो बात की चीजें हैं। उसके बाद है ईयर 1946, जिसके अंदर प्रेसिडेंट रहे जेपी कृपलानी। आउटकम क्या आई? यहाँ पर कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया था, जिसकी वजह से 1946 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की इस्टेब्लिशमेंट हुई और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ। अब 1948 का, जिस इससे पहले तो हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी, बट फिर भी एक सेशन हुआ 1948 के अंदर। फिर इसको किसने प्रेसिडेंट कौन थे? पी पताबी सीताराम में प्रेसिडेंट थे। इसके अंदर क्या हुआ कि सेम वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, जिसको कौन लेकर आए थे? जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। उन्होंने काफी चीजों की उसके अंदर बात की थी, जो हमने हमारी पॉलिटिकल क्लास में डिस्कस भी किए थे। जनरल इलेक्शंस की बात हुई कि अब इलेक्शंस होंगे इंडिया के अंदर, अडल्ट सफरेज को फॉलो किया जाएगा, सभी लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और ऐसे उन्होंने इंडिया की आगे डेवलपमेंट कैसे करनी है, कैसे इंडिया में गवर्नमेंट बनानी है, उन सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी के अंदर आए हुए हैं। पहला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आया था 2015 के अंदर। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू। तो ये गलत है, हमने देखा पहली एनी बसंत थी। सेकंड है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये बिल्कुल सही है, तो सेकंड ओनली। अब सेकंड क्वेश्चन है द 1929 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज। ये आपका 2014 के अंदर आया था। तो इसका सब सिंपल सा आंसर है अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है एनी बसंत वॉस। एनी बसंत क्या क्या थी? वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये तो हमने इस क्लास के अंदर देख लिया, तो हमें पता है कि यस वो प्रेसिडेंट थी। मतलब अब यहाँ पर अगर आपको दोनों चीजें नहीं भी पता, तो हमें पता है कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता एज अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें, तो मतलब लास्ट के तीनों में से होगा। अब हम देखते हैं द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज वो फाउंडर नहीं थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ये भी हम इस सोसाइटी के बारे में देखेंगे हमारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स के चैप्टर के अंदर, बट वो फाउंडर नहीं थी। अभी के लिए हम इतना देख लेते हैं कि वो फाउंडर नहीं थी, वो सिर्फ मेंबर थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, और वो भी उन्होंने काफी टाइम बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया था, और वो काफी इंपॉर्टेंट मेंबर रही, लेकिन वो फाउंडर नहीं थी। मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब अगर फर्स्ट तो पहले ही हो गया था, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो आंसर तो हमारा सी यहाँ से भी आ गया। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट। ये करेक्ट है, यस उन्होंने होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक जी के साथ मिलकर। उन्होंने बाकी एरिया को कवर किया था, और बाल गंगाधर तिलक जी ने जो आपका महाराष्ट्र वाला रीजन था उसको कवर किया था। ये भी हम अपने अपकमिंग क्लासेस के अंदर देखेंगे। ये क्वेश्चन आया था आपका 2013 के अंदर, तो करेक्ट आंसर इज सी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी नहीं भी लगी हो तो प्लीज मेंशन कि कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या प्रॉब्लम थी। आई विल ट्राई माय बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक द